हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि है सबसे पहला एथिक्स का डेफिनेशन और मीनिंग समझेंगे। दूसरा है बिजनेस एथिक्स के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। तीसरा है सम बेसिक बिजनेस एथिक्स डिसीजंस। चौथा है मॉरल डेवलपमेंट और वैल्यूज। पांचवा है पियाजेट्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट। फिर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। फिर है कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ बिटवीन स्किल्स एंड वैल्यूज़, हम समझेंगे कि स्किल और वैल्यू एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, साथ साथ चलता है। और लास्ट हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है ह्यूमन वैल्यू एथिक्स का। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एथिक्स। कहता है कि इट हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथॉस विच मीन्स कस्टम और कैरेक्टर और मैनर। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। एथिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड एथॉस से निकल के आया है, जिसका मतलब है कस्टम, कैरेक्टर या फिर मैनर। किसी भी इंसान का जो मैनर है वो उसका एथिक्स से आता है। ठीक है, एथिक्स से निकल के आता है। दीज आर बेसिकली द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सनस बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो ये बस आपके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि आपका एथिक्स कैसा है, क्या वो अच्छा है या फिर वो ख़राब है। ठीक है, अब बिजनेस एथिक्स क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज और नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स विच गवर्न एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेसमैन। इट डिफाइंस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स जो हैं कुछ बेसिक मैनर्स हैं जो कि एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक्टिविटी जो कि बिजनेसमैन जो करता है ना, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये करता है। कौन सारी चीज़ों को? जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ उसके, या फिर जो उसके नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या है? बेसिकली नॉर्म्स आपका एक्सपेक्टेशन है जो कि सोशली एनफोर्स्ड है, या फिर वैसा रूल्स जो कि सोशली आपको करना चाहिए फॉलो, वो आपके नॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स जो कि एक बिजनेसमैन के एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, बताता है कि उनको किस तरीके से करना चाहिए, सारे बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, सारे सोसाइटी के नॉर्म्स को, जो भी सोसाइटी के हित के लिए है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए कैसे बिजनेसमैन को एथिक्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये बिजनेस एथिक्स जो है ये बस बताता है कि कौन सी चीज़ जो आप कर रहे हो वो सही है और कौन सी चीज़ जो आप कर रहे हो वो गलत है। राइट, अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि गलत है इसका मतलब ये नहीं है इलीगल है। ठीक है, जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ अगर कोई बिजनेसमैन करता है वो ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हो। आप हो सकता है कि लीगल चीज़ें कर रहे हो बट वो अनएथिकल है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम देते हैं आप लोगों को। जैसे समझ लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप एक बिजनेसमैन हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 2 एम्प्लॉय को हम कंसिडर कर रहे हैं अब एग्जांपल के तौर पे, जिसमें से 2 एम्प्लॉय में से एक बंदा जो है, एक एम्प्लॉय, वो आपका कज़न लगता है। ठीक है, वो एम्प्लॉय आपका कहीं ना कहीं रिलेटिव लगता है, और जो दूसरा एम्प्लॉय है वो आपका रिलेटिव वगैरह कुछ नहीं है, वो बस नॉर्मली आपका एक एम्प्लॉय है जो कि अपना सारा क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये सब करा था और वो आपसे जॉब लिया था। अब जो क्वालिफाइड मतलब जो एम्प्लॉय जो एक्चुअली में आया आपके पास, उसने अपना रेज्यूमे दिया, आपने उसका क्वालिफ़िकेशन चेक किया, आपको लगा कि ये बिल्कुल क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, आपने उसको अपॉइंट कर लिया अपनी कंपनी में। और जो आपका रिलेटिव था, जो आपका कज़न था, उसके साथ आपने क्या किया, उसको आपने उसे देखा, बोला कि अरे तुम हो, ठीक है तुम तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे कंपनी में जॉब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन किया, है ना। डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? क्योंकि वो बंदा जो कि इतना मेहनत करके आपके हर एक सवाल का जवाब दे के अच्छे से क्वालिफाइड हो गया, उसको भी आप 30,000 सैलरी दे रहे हो। राइट, उसको भी आप 30,000 सैलरी दे रहे हो, और वो बंदा जिसको कि सिर्फ आपने ये देखा कि वो मेरा भाई है, वो मेरा रिलेटिव है, तो उसको आपने अपॉइंट कर लिया, उसको भी आप 30,000 सैलरी दे रहे हो।
तो ये आपका इलीगल नहीं है, आपको कोर्ट में आपका केस नहीं चलेगा कि इसने डिस्क्रिमिनेशन किया, या फिर आपको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ लीगल, बट ये अनएथिकल है, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर आप इनइक्वालिटी कर रहे हो दो लोगों के बीच में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये बिजनेस एथिक्स कहता है कि ये गलत बात है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि लीगल तो हो सकता है बट एथिकल नहीं होगा, है ना। और कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इलीगल भी होती हैं और अनएथिकल भी होती हैं, ठीक है। अब उसका भी एक एग्जाम्पल समझो, जैसे कि अमेरिका में ना एक टूथपेस्ट कंपनी थी। तो क्या हुआ कि उस कंपनी, मतलब जो अमेरिकन कंपनी थी टूथपेस्ट वाली, उसका अचानक से ना सेल 1 मिलियन से इंक्रीज़ हो गया 25% सिर्फ एक मंथ में, अचानक से, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो सब लोग ये, मतलब गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। तो गवर्नमेंट ने उस कंपनी को पकड़ा और फिर इस चीज़ के पीछे का रीज़न जाना, ठीक है। तो क्या पता चला कि जो कंपनी है वो क्या करती थी कि जो टूथपेस्ट का कैप होता है ना, उसका सरकमफेरेंस वो कंपनी इंक्रीज़ कर देती थी, ठीक है। जिससे क्या होता था कि जब कस्टमर स्क्वीज़ करते थे टूथपेस्ट को, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट निकलता था एक बार में। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ निकलता था तो कम दिन में जल्दी ख़त्म हो जाता था। जैसे नॉर्मली समझो कि एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, ठीक है। एक एक्स नाम की कंपनी है और एक वाई नाम की कंपनी है। ये एक्स नाम की कंपनी क्या करती है कि मान लो नॉर्मल एक एवरेज डेज लेके चलते हैं, तो मान लो 20 डेज चलता होगा एक टूथपेस्ट, ठीक है, किसी के घर में, मतलब हर एक घर में। तो ये कंपनी क्या की कि उसका जो बॉटल का सरकमफेरेंस, जो कैप जो होता है टूथपेस्ट जिसे आप खोलते हो, उसका सरकमफेरेंस वो बढ़ा दी। जिससे क्या हो गया कि जब कस्टमर उसको स्क्वीज़ करता था टूथपेस्ट को, तो ज़्यादा अमाउंट में निकलता था। तो अब 20 दिन नहीं चल के ये कितने दिन में ख़त्म हो जाता था, 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में इसका ख़त्म हो जाता था और बाकियों का 20 दिन में ख़त्म होता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब ख़त्म हो गया तो फिर से जाते थे कस्टमर और वो टूथपेस्ट ख़रीदते थे, है ना। तो ये चीज़ इलीगल था। क्यों इलीगल था? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल सेट किया हुआ था कि आपको जो कैप है उसका सरकमफेरेंस इतना मिलीमीटर ही रखना है, उसका विड्थ इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस कंपनी को पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो अनएथिकल भी था और इलीगल भी था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका अनएथिकल और इलीगल वाला था, और इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो अनएथिकल बट लीगल वाला था, ठीक है। तो अभी आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको डिफरेंस प्रॉपरली कि क्या होता है ये दोनों। ओके, एक और टॉपिक रह गया कि हम इसमें ये जानेंगे कि बिजनेस एथिक्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये जानना कि बैड बिजनेस एथिक्स कौन कौन से होते हैं, और दूसरा ये जानना कि गुड बिजनेस एथिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आप दिमाग में रखो, ताकि जब आप आंसर फ्रेम करो एग्ज़ाम के टाइम तो आपको क्लियर आप एग्जाम्पल्स लिख सको और उसको एक्सप्लेन कर सको अगर ज़रूरत हो तो देखो, बैड बिजनेस एथिक्स में क्या आता है, ब्राइबरी आता है, फॉर्जरी आता है, या फिर अगर आप ऑफिस के एक्सेसरीज़ को यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी आपका एक बैड बिजनेस एथिक्स होता है। या फिर आप किसी कस्टमर को चीट कर रहे हो, वो भी आपका एक बैड बिजनेस एथिक्स होता है। फाइन, सो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। दूसरा, गुड बिजनेस एथिक्स क्या होता है? गुड बिजनेस एथिक्स में आ जाएगा फेयर ट्रीटमेंट टू फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज अदर एम्प्लॉयज़। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप अपने एम्प्लॉय जो एक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं और जो आपका फैमिली मेम्बर जो कि एम्प्लॉय के तौर पे आया, दोनों को अगर आप फेयर ट्रीटमेंट दोगे तो वो गुड बिजनेस एथिक्स होगा, बट अगर आप नहीं दोगे तो वो बैड बिजनेस एथिक्स होगा। फाइन, तो ये सारी कुछ गुड बिजनेस एथिक्स और बैड बिजनेस एथिक्स थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम बेसिक एथिकल डिसीजंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उससे कुछ बेसिक एथिकल डिसीजंस एक्सपेक्ट करते हैं लोग, ठीक है, कि वो करना ही है उसको, क्योंकि वो गुड बिजनेस एथिक्स में आता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है टू प्रोवाइड कस्टमर विद ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि जो कस्टमर हैं उनको जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं उनके
बारे में हम उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट का डील करते हो, लाइक आपका जो बिज़नेस है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट का है जो कि 6 महीने में ख़राब हो जाता है और आप कस्टमर को बताते हो कि 1.5 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपका एथिकल डिसीजन नहीं है। दूसरा, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि आपको हमेशा एक सही प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचना है या ऑफ़र करना है अपने कस्टमर्स को। ऐसा नहीं है कि आप ख़राब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हो और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा ऑफ़र कर रहा है और आप भी 500 रुपये में अपना ख़राब क्वालिटी वाला भी बेच रहे हो और वो भी 500 में बेच रहा है। तो आज ना कल उसको पता चल ही जाना है। जब वो देखेगा कि आपसे एक बार परचेज़ किया वो ख़राब हुआ, दूसरे बार वो परचेज़ करेगा वो ख़राब होगा, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि ज़रूर इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा दूसरे आपके कॉम्पिटिटर पे स्विच करेगा, है ना, बिकॉज़ उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर है। तो ये भी आपका एक एथिकल डिसीजन नहीं है और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अगर आपको अपने मार्केट में करना है, बिजनेस में करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा एथिक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, अलाउ कस्टमर्स टू मेक फ्री चॉइस, यानी कि आपको अपने कस्टमर्स को किसी भी तरीके से प्रेशराइज़ नहीं करना है। आप उनको नहीं बोल सकते हो कि सर इवन तो आपको नहीं पसंद आया आप ख़रीद लो, या फिर सर आपको ख़रीदना ही है, आप ख़रीदोगे ही, ऐसा आपको नहीं करना। आपको उनको बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करना। आप उनको अपने तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट की तरफ, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो, आप उनको हर चीज़ बोल सकते हो, बट आप उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिक एथिकल डिसीजंस जो कि एक बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट की जाती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मॉरल डेवलपमेंट। अब देखो मॉरल डेवलपमेंट क्या कहता है। मॉरल डेवलपमेंट कहता है इट डिपेंड्स अपन द बर्थ प्लेस एंड ऑल्सो पर्सन टू पर्सन, कि इंसान कैसा है, ठीक है, इंसान जिस जगह पे रहता है वो जगह कैसा है और किस किस लाइक जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके मॉरल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट से आप आपको किस चीज़ में हेल्प होगा, आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जो भी काम आप कर रहे हो मॉरली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, एग्ज़ाम में जब हमको आंसर्स नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत चीटिंग कर लेते हैं, है ना। हमारे पास 2 ऑप्शंस होता है, या तो जो आंसर हमको नहीं आ रहा है उसको हम बिल्कुल छोड़ दें और कम नंबर आए हमको, या तो हम फेल कर जाएंगे या फिर कम नंबर से पास करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम चीटिंग करें और काफ़ी अच्छा मार्क्स सिक्योर कर ले। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं और उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है आप चीटिंग कर लोगे तो आप तुरंत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा आपको, नहीं, वो सक्सेस ना बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम में पास कर जाओ, बट व्हाट अबाउट अदर एग्ज़ाम्स, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, आपका करियर का क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका करियर डिसाइड करेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको हार्म तो करेगा आपके फ्यूचर में। बिकॉज आप जो चीज़ अभी पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या जिस भी क्लास में हो आप जो चीज़ अभी पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाला है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आपके करियर में हेल्प करने वाला है। तो ये आपका मॉरल वैल्यूज़ डिसाइड करेगा कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके हिसाब से सही है या गलत है ना। तो आप एग्ज़ाम में चीटिंग भी कर सकते हो जो कि गलत है आपके हिसाब से, अगर तो आप वो नहीं करोगे। अगर आपके लिए वो सही है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार चीटिंग कर लिए तो क्या ही हो गया, तो वो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, है ना, वो आपके मॉरल वैल्यूज़ है, आपके हिसाब से मॉरली वो करेक्ट है, तो वो आपके हिसाब से करेक्ट है। तो बेसिकली जहाँ पे जिस जगह में जिस फैमिली में आपका जन्म होता है, लाइक बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल समझो, आप बहुत अच्छे फैमिली से हो, ठीक है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली समझ लो या फिर एक बहुत अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, और वहाँ पे आप जब उस इन्वायरमेंट में रहोगे ना तो आपके दिमाग में चोरी, ये सब का चोरी हुआ या फिर डकैती हुई, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी कि आपको करनी है। क्यों? क्योंकि आपको
कमी नहीं है उस चीज़ का, और आपने अपने सराउंडिंग में, अपने एटमॉस्फेयर में कभी देखा नहीं है चीज़। बट वही चीज़ अगर आप देखोगे ना, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं, वो उनके फैमिलीज़, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो उसी सराउंडिंग में होते हैं, उनके उसी एटमॉस्फेयर में जहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं है उन लोगों के पास, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आता है कि हम चोरी कर ले। तो उनके वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे कि हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर चाहते नहीं हो कि वो करे, बट हाँ उनका वैल्यूज़ ऐसा हो गया है बिकॉज उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें देखी। तो बर्थ, जिस जगह पे आपका बर्थ हो रहा है उस हिसाब से भी डिसाइड होता है कि आपके वैल्यूज़ कैसे हैं। ठीक है, तो वो इंसान अगर चोरी करेगा तो उसके लिए वो सही है, उसका वैल्यू है, उसके वैल्यूज़ हैं कि वो सही है, वो काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको अपना ज़िंदगी चलाना है, सर्वाइवल के लिए हम पैसा चोरी कर रहे हैं लोगों का। बट अगर वही चीज़ रिच फैमिली में हो तो हमारे हिसाब से वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अनएथिकल है, हम नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे का पैसा चोरी कर लेना। तो यही चीज़ है कि कैसे मॉरल डेवलपमेंट होता है, इंसान किस तरीके से बर्थ प्लेस और पर्सन टू पर्सन वैरी करता है मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो डेवलप होती है एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस के साथ कैसे डेवलप होती हैं? जैसे पहले अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको फिर से, कि मान लो आप 5 में होगे तो आपका दिमाग गेम्स की तरफ ज़्यादा होता होगा, मोबाइल में आपके गेम्स ज़्यादा होते होंगे, और पढ़ने वाले ऐप्स जो हैं वो कम होते होंगे। क्योंकि उस टाइम आपको लगता होगा कि यार क्या ही पढ़े, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो हम गेम्स खेलेंगे, तो आप गेम्स ज़्यादा खेलते होगे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, और आप मान लो ग्रेजुएशन में आ गए, ठीक है, मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी इन ग्रेजुएशन राइट नाउ, जो कि मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो मान लो कि ग्रेजुएशन में आ गए, तो ग्रेजुएशन में आने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ होगा ना कि ये गेम्स वेम्स कुछ नहीं है। मतलब बिलीव मी, आई ऑल्सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गेम्स इन माई फ़ोन। लेकिन वही जब मैं 5th या 6th ग्रेड में थी तो आई थिंक मेरे पास 6 से 7 8 9 10 गेम्स होते थे ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो उस टाइम पे सारे लोगों का यही होता है कि जब आप छोटे होते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा गेम्स के ऊपर होता है। बट जब आप बड़े हो गए, आपको एक्सपीरियंस मिला, है ना, आपको बाहर के बारे में, दुनिया के बारे में समझदारी आई, तो आपको लगा कि नहीं, अगर हम अपने करियर पे फोकस नहीं करेंगे तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो सकता है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अभी हमको गेम साइड में रख के करियर पे फोकस करना है। तो ये मॉरल वैल्यूज़ आपके अंदर कहाँ से आया? ये मॉरल वैल्यूज़ आपके अंदर एक्सपीरियंस से आया, है ना। तब आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई चीज़ अगर सही है तो वो हर मोमेंट पे ही सही हो। जैसे पहले जब आप 5th ग्रेड में थे तो आपके लिए सही क्या था? गेम्स खेलना। बट जब आप ग्रेजुएशन में आ गए तो आपके लिए सही क्या है? पढ़ाई करना। तो ये सारी चीज़ें, मॉरल डेवलपमेंट या मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस गेन होता है वैसे वैसे उनके मॉरल वैल्यूज़ भी चेंज हो सकते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल समझ लो, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हमारे जब हम बहुत छोटे होंगे तो हमारे अराउंड में हम अपने पेरेंट्स को ऐसा सुनते होंगे बोलते हुए कि इंटरकास्ट मैरिज ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो हमारे मॉरल वैल्यूज़ क्या कहते थे कि ये गलत है ना, इट इज़ रॉन्ग, हमको ये नहीं करना है। बट जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आपके दिमाग में आप एक्सपीरियंस लोगे, आप दुनिया को देखोगे, आपको समझ में आएगा। तो मे बी बहुत लोगों का ये थिंकिंग चेंज हो गया होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कास्ट सिस्टम किसने बनाया? हम, वी ह्यूमन बींग्स हैव ओनली मेड दिस कास्ट सिस्टम एंड ऑल। तो इसलिए आपको क्या लगेगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम करते भी हैं, या अगर ये वैल्यूज़ मेरे अंदर पहले था कि ये गलत है, तो अब मेरे वैल्यूज़ क्या हो गए? चेंज हो गए। कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू। तो हमको अब ये चीज़ सही लगता है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम डिसाइड कैसे कर पाएँ? मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू कि क्या सही है और क्या गलत है। फाइन, चलिए, तो ये आपका मॉरल वैल्यूज़ हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। आई होप कि अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है आपका वैल्यूज़। वैल्यूज़ बेसिकली देखो, मॉरल डेवलपमेंट और वैल्यूज़ बहुत सिमिलर चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। जैसे कि वैल्यूज़ क्या होता है? एक इंडिविजुअल का बिलीफ होता है जो कि उनको किसी तरीके से एक्ट करने में हेल्प करता है। अब वैल्यूज़ जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, दो। पहला ह्यूमन वैल्यूज़ और दूसरा डिसवैल्यू। डिसवैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू, और ह्यूमन वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़। तो अगर
किसी भी इंसान में, ये चीज़ आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। ये समझना है आपको कि अगर किसी इंसान में ह्यूमन वैल्यूज़, और कह सकते हो आप नॉर्मली हेल्दी वैल्यूज़, अच्छे वैल्यूज़ अगर ज़्यादा हैं और डिस वैल्यू यानी कि ख़राब वैल्यूज़ कम हैं, तो वो इंसान GHB होता है। GHB यानी कि गुड ह्यूमन बींग होता है। ठीक है, देखो अब वैल्यूज़ ना हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में सिर्फ अच्छे वैल्यूज़ ही हो या हर इंसान में सिर्फ बुरे वैल्यूज़ ही हो। एक इंसान में दोनों तरीके के वैल्यूज़ होते हैं, अच्छे वैल्यूज़ भी होते हैं, ख़राब वैल्यूज़ भी होते हैं। तो अगर ज़्यादा अच्छे वैल्यूज़ हैं तो आप एक गुड ह्यूमन बींग हो, अगर ज़्यादा डिस वैल्यू यानी कि ख़राब वैल्यूज़ हैं तो आप गुड ह्यूमन बींग नहीं हो। वैल्यूज़ में एक पॉइंट आपको और समझना है कि वैल्यूज़ जो है ना वो हेल्प क्या करता है गोल्स को अचीव करने में, या फिर चॉइस करने में, चूज़ करने में कि आपको किस गोल की तरफ जाना है, कौन सा गोल अचीव करना है। ठीक है, इस चीज़ में वैल्यूज़ आपको हेल्प करता है। और दूसरा कि कौन से मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कौन से मीन्स आपको यूज़ करने, कौन से तरीके आपको यूज़ करने हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, कौन सा गोल आपको अचीव करना है, पहला पॉइंट, और दूसरा कि कौन से तरीके से उस गोल को आपको अचीव करना है, दूसरा पॉइंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वैल्यूज़ आपको हेल्प करता है करने में। अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। आपने मान लो आपने 12th के एग्ज़ाम में अपीयर होना है 1 महीने बाद, और आपके पेरेंट्स के कोई रिलेटिव हैं या कोई फ्रेंड हैं जो कि आपको बोलेंगे कि पेपर वगैरह सेट करवा देते हैं, आपके बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले मिल जाएगा और एग्ज़ाम में जाके आप वही सेम क्वेश्चन पेपर पे अपना आंसर्स आराम से लिख देना। 2 दिन पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको बोला गया। ठीक है, तो अब आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला देखो क्या है कि आपको गोल अचीव करना है। आपका गोल क्या है, 12th पास करना और अच्छे नंबर से पास करना, ये आपका गोल है। और दूसरा मैंने बताया कि कौन सा तरीका आप यूज़ कर रहे हो अपने गोल को यूज़ करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो 2 तरीका आपके पास, या तो आप वो अपने जो पापा के या मम्मी के रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं उनसे आप क्वेश्चन पेपर मंगवा लो, 2 दिन पहले वो आपको मिल जाएगा, आप उस पर अच्छे से प्रिपरेशन कर लो और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाके मस्त मतलब लिख दो, क्योंकि आप तो पूरे प्रिपेयर्ड हो। तो ये आपका एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, ऑप्शन। और दूसरा ये है कि आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, लगन से पढ़ाई करो और आप एग्ज़ाम में जितना हो सके अपना दो, बेस्ट दो, और जो भी मार्क्स मिले उससे आप सेटिस्फाइड रहो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका खुद का मेहनत लगा है, इसमें कहीं आपने किसी भी तरीके की चोरी नहीं की। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हेल्प करता है। अगर आपके अच्छे वैल्यूज़ होंगे तो आप अपने से एग्ज़ाम दोगे बिना किसी चीटिंग के, और अगर आपके डिस वैल्यू या फिर यानी कि गलत वैल्यूज़ होंगे तो आप क्या करोगे, आप वो अंकल से मांग लोगे, क्वेश्चन पेपर पूरा देख लोगे, पूरा प्रिपेयर पहले से हो जाओगे और एग्ज़ाम में जाके चीटिंग कर लोगे, यानी कि इसी चीज़ को फ्रेम करोगे। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज़ बहुत हेल्प करता है आपको डिसाइड करने में कि आपको कौन से गोल अचीव करना है और किस तरीके को यूज़ करके आपको उस गोल को अचीव करना है, अच्छा तरीका या ख़राब तरीका। फाइन, तो यही था वैल्यूज़ में। अब आ जाते हैं हम पियाजेट्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग पे। अब पियाजेट जो थे उनका पूरा नाम था जीन पियाजेट। ओके, जीन पियाजेट जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, सो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जीन पियाजेट, जो कि ये देखें कि बच्चों के अंदर मॉरल रीजनिंग कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो अब उनका ना 2 थ्योरी आया। पहला थ्योरी उनका क्या आया, हेट्रोनॉमस मोरालिटी, और दूसरा थ्योरी उनका आया ऑटोनॉमस मोरालिटी। जब उन्होंने बच्चों के ऊपर पढ़ाई की तब उन्होंने 2 थ्योरी बनाया। हेट्रोनॉमस मोरालिटी जो था वो किसके लिए था, 5 to 9 ईयर्स के स्टूडेंट्स या किड्स के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। और ऑटोनॉमस मोरालिटी जो था वो 9 to 13 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए था। तो हेट्रोनॉमस मोरालिटी में उन्होंने क्या बोला कि 5 से 9 साल के जो बच्चे थे ना, उनको ऐसा लगता था कि जो रूल्स बनाए हैं, जो मॉरल्स, जो वैल्यूज़ हमको सिखाया गया है वो बिल्कुल डिवाइन है। दे आर लाइक गॉड्स वैल्यूज़, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। वही चीज़ को हमको कैसे भी करके फॉलो करना है। दे आर एब्सोल्यूट वैल्यूज़, वी कैन नॉट चेंज दोज वैल्यूज़। ठीक है,
हम कितना भी चाहें तो हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो बन चुके हैं, अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। हमको सिर्फ उसको फॉलो ही करना है ना। हम कोई अपने से रूल्स नहीं बना सकते हैं, हमको जो बना बनाया रूल्स है उसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मम्मी ने हमें सिखाया कि पहले ब्रश करो फिर नहाओ, है ना। तो क्या करते हो आप, पहले कुछ भी हो जाए पहले ब्रश करते हो और तभी नहाते हो। लेकिन क्योंकि आपको क्या लगता है कि वो रूल्स डिवाइन हैं, वो बिल्कुल भगवान के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके वैसे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि 5 से 9 साल के बच्चों के अंदर थे, जिनको लगता था कि रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, जो रूल्स बने बनाए हैं उनको सिर्फ हमको फॉलो करना है, हम उसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते हैं। ये पहला चीज़ था। और दूसरा, उन्होंने क्या देखा कि जो 9 to 13 ईयर्स के बच्चे थे, 9 से लेके 13 ईयर्स के जो बच्चे थे, वो ना पहले मोटिव देखते थे एक्शन का रादर देन कॉन्सिक्वेंसेस। पहले देखते थे कि हमको जो काम करना है उनका मोटिव उसके पीछे वो देखते थे, ये नहीं देखते थे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, है ना। वो ये देखते कि हमको चीटिंग करना है एग्ज़ाम में, वो ये नहीं देखते कि अगर पकड़ा गए तो फिर क्या होगा, उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन उनका मोटिव क्या था कि अगर चीटिंग कर लेंगे तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस पे वो ध्यान नहीं देते थे, वो अपने हिसाब से अपने वैल्यूज़ को, अपने रूल्स को चेंज करते थे। जैसे कि अगर वो एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज के एग्ज़ाम में उनके मॉरल वैल्यूज़ क्या बोलते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आज एक ही बार ना चीटिंग कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये दिस इज़ राइट, आप कर सकते हो क्योंकि आप एक ही बार कर रहे हो। तो आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, उस मॉरल वैल्यू को चेंज कर रहे हो एज़ पर द सिचुएशन, बिकॉज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपको चीटिंग करना पड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ाई की है। लेकिन वहीं पर अगर अगले एग्ज़ाम में आप पूरा प्रिपेयर्ड रहोगे तो दूसरों को आप देखो कि चीटिंग करते तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, ये आपके मॉरल वैल्यूज़ के ऑपोजिट है। आपका मॉरल वैल्यूज़ कहता है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बट वही काम आपने पिछले बार किया था तो आपको सही लगा, बट इस बार आप कर रहे हो तो आपको गलत लग रहा है, या फिर आप दूसरे कर रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या किया, अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने वैल्यूज़ को, अपने रूल्स को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। वो क्या करते थे, 9 to 13 ईयर्स के बच्चे क्या करते थे, वो नेगोशिएट करते थे रूल्स के साथ, और ये चीज़ इंश्योर करते थे कि सब लोग फेयरली ट्रीट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम चीटिंग कर रहे हैं वो भी कर रहा है, चलो हम कर रहे हैं ना तो वो भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिलके अपना अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए, कोई फेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो अपने हिसाब से रूल्स बनाते थे, सिचुएशन के हिसाब से रूल्स बदलते भी थे, और ये चीज़ इंश्योर करते थे कि सब लोग को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना। नेगोशिएट करते थे वो अपने रूल्स के साथ। तो ये 2 थ्योरी पियाजेट ने देखा, ठीक है, बनाया। पहला 5 से 9 साल के बच्चों के लिए, और दूसरा 9 से 13 साल के बच्चों के हिसाब से उन्होंने ये चीज़ थ्योरी अपनी बनाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से अपने वर्ड्स में फ्रेम कर देना है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हेटेरोनॉमस मोरालिटी 5 to 9 ईयर्स के बच्चे क्या करते थे उनके हिसाब से, पियाजेट के हिसाब से, और ऑटोनॉमस मोरालिटी यानी कि 9 to 13 ईयर्स के बच्चे क्या करते थे पियाजेट के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ऑनेस्टी। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज के साथ डील कर रहे हो, आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। दूसरा, लॉ अबाइडिंग। जो भी लॉज हैं आपको उसके अंतर्गत रह के सारी चीज़ें करनी हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, अपने सर्विसेज को देना है, सारी चीज़ें आपको लॉ के अंदर रह के करनी है। अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप हमेशा उसके लिए अकाउंटेबल रहोगे, लाइक आप जो भी काम कर रहे हो, सही करो या गलत करो, आप रेडी रहो उसको जवाब देने के लिए उसका, है ना। चौथा, केयर एंड रिस्पेक्ट। हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आपको केयर होना चाहिए, साथ ही साथ उनके लिए आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका एम्प्लॉय है, आपके अंडर में है, तो आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, है ना। आप उनका बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हो, उनकी तबीयत ख़राब है, आपको कोई मतलब नहीं है, उनको चोट लग गया ऑफिस में, ऑफिस के प्रेमाइसेस में, आपको कोई मतलब नहीं है, ये नहीं आपको होना चाहिए। ये एटीट्यूड गलत है, ये एथिक्स के अंदर नहीं आता है, मतलब गुड एथिक्स के अंदर। नेक्स्ट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट
भी ख़राब होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और जो गोल है वो भी नहीं अचीव होगा, बिकॉज लोग काम की जगह क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, साथ में मिलके काम नहीं करेंगे, तो जो भी प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और फिर लॉयल्टी, लॉयल रहना है हमेशा, किसी भी काम को आप कर रहे हो लॉयल्टी के साथ करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर है फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया कि मैं इतने बजे तक मीटिंग अटेंड करने आऊँगा, इसका मतलब आपको जाना है। अगर आप नहीं जाते हो इंटेंशनली, जब तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम नहीं आ जाए और आपको छोड़ना पड़े तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप इंटेंशनली नहीं जाते हो तो दिस इज़ रॉन्ग। तो आपको हमेशा अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करने चाहिए। अब हम डील करेंगे कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ बिटवीन वैल्यूज़ एंड स्किल्स में, कि ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है? इंटरनल मोटिव्स एंड इम्पल्सेस, फीलिंग इमोशंस बिहाइंड एवरी एक्सटर्नल एक्शंस। यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने में जो मेरा इंटरनल मोटिव है, जो मेरे इमोशंस हैं, जो कि उस काम को करने में लग रहे हैं, या जो हम उस काम को करने में सोच रहे हैं, जो भी मेरे वैल्यूज़ हैं बेसिकली, वो हमको हेल्प करेगा उस काम को करने में, है ना। और स्किल्स, स्किल्स क्या कहता है कि एक्सटर्नल मेथड और टेक्निक जो कि हम किसी भी काम को परफॉर्म करने में लगाते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम कारपेंट्री कर रहे हैं, अगर हम एज अ डॉक्टर सर्जरीज कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या डांसिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा स्किल्स लगता है। स्किल्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, वो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसा हमारा वैल्यूज़ होगा वैसा हम हमारा स्किल्स, उस तरीके से हम अपने स्किल्स को परफॉर्म करेंगे। स्किल्स ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है कि हमको बिल्कुल ऐसे ही करना है, नहीं। अगर मेरे स्किल्स, मेरे वैल्यूज़ अगर ख़राब होंगे तो हम आपको गलत चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे वैल्यूज़ अच्छे हैं तो हम आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्किल्स आपका एक्सटर्नल मेथड होता है या टेक्निक होता है जो कि आप अप्लाई करते हो किसी भी चीज़ में, लेकिन वैल्यूज़ हेल्प करता है आपको वही स्किल्स को अप्लाई करने में। अब इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है। अब उस डॉक्टर के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, जो पेशेंट्स आए उनको वो चेकअप करे, लाइक जो भी पेशेंट्स आए उनको चेकअप करे, और उसके बाद वो उनको उस हिसाब से मेडिसिन्स दे, ठीक है। ये एक डॉक्टर है जो कि ये काम करता है। और दूसरा डॉक्टर क्या है कि वो फेक रिपोर्ट्स बनाता है, ठीक है। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो क्या करता है, फेक रिपोर्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके वैल्यूज़ गलत हैं, है ना। उसके अंदर जो डिसवैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए उसका जो एक्टिविटी है वो एथिकल नहीं है, अनएथिकल है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यूज़ होता है उस हिसाब से आप स्किल्स को यूज़ करते हो, ठीक है, आप काम करते हो, फाइन। सो ये आपका वैल्यूज़ और स्किल्स के बीच में रिलेशन हो गया। मैंने यहाँ पे एक 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है हाई वैल्यूज़ लो स्किल्स, ठीक है। हाई वैल्यूज़ लो स्किल्स यानी कि वैसे लोग जिनके पास वैल्यूज़ तो बहुत हैं, वैल्यूज़ बहुत हैं, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, कुछ भी वैल्यूज़ को अप्लाई करने के लिए स्किल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, हाई वैल्यूज़ हाई स्किल्स, यानी कि वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं उनके पास, तो वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। दूसरा, लो वैल्यूज़ लो स्किल्स, यानी कि वैल्यूज़ भी कुछ खास नहीं है और स्किल्स भी उनके पास कुछ खास नहीं है, तो ये सोसाइटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाएगा ऐसा लोग, है ना। और लास्ट क्या है, लो वैल्यूज़ और हाई स्किल। अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये बहुत डेंजरस क्वाड्रेंट है। क्यों डेंजरस क्यों है? उसके पास वैल्यूज़ तो बहुत कम है, उसको अच्छी चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन उसके पास स्किल बहुत है। यानी कि कोई चीज़ अगर वो करता है ना, उसमें टेक्निक्स जो अप्लाई करता है वो काफ़ी अच्छा करता है, ठीक है। जैसे हम बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं, हर्षद मेहता जो कि स्टॉक मार्केट में थे। उन्होंने क्या किया, उनके पास वैल्यूज़ कम थे, गुड वैल्यूज़ थोड़ा कम थे, बट स्किल्स काफ़ी ज़्यादा था उनके पास, तो वो सक्सेस तो उनको मिला बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
टॉपिक कंप्लीट। और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू एथिक्स। अब ये लास्ट टॉपिक है जो कि हम डील करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस क्या है, मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है किसका, वैल्यूज़ का। आप किसी भी काम को करो तो आपके पास हमेशा दो वैल्यूज़ होते हैं, एक तो अच्छे वैल्यूज़ और एक गलत वैल्यूज़ या ख़राब वैल्यूज़। तो आप जो भी काम करोगे ना तो उसमें आपके वैल्यूज़ ज़रूर उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्टर है, वो जब चेकअप कर रहा है और जैसे रिक्वायर्ड है, जितना उस इंसान का तबीयत ख़राब है उस हिसाब से वो उसको दवा दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अच्छे वैल्यूज़ हैं उसके, वो उसको इस तरीके से यूज़ कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बस ऐसा डॉक्टर जिसके वैल्यूज़ कम है, वो क्या करेगा, बढ़ा चढ़ा के दवा लिख देगा, एक्स्ट्रा दवाई लिख देगा, ये लिख देगा, वो बस ये इसलिए कि वो पैसा कमा सके, है ना। तो ये चीज़ गलत है। तो वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस करता है मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अगर हम किसी बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में जो भी चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं उसमें हमारा वैल्यूज़ बहुत इम्पैक्ट डालता है ना। अगर हमारे अच्छे वैल्यूज़ हैं तो हम हर एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से केयर एंड रिस्पेक्ट के साथ संभालेंगे। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोगों से रूडली काम करवा ले, अपने एम्प्लॉयज़ को डांट के काम करवा ले, या उनको एकदम अल्टीमेटम दे के काम करा ले, या फिर हम उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से ये बोल सकें कि आप लोग कोशिश कीजिए, आपकी खुद की कंपनी है, आप अगर अच्छा कीजिएगा तो कंपनी अच्छी करेगी। हम उनको मोटिवेट करें और उनसे काम करवाएं टाइम पे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यूज़ कैसा है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे भी इन्फ्लुएंस होता है वैल्यूज़ का, कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ों पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन परफॉर्मिंग मैनेजमेंट फंक्शंस। बेसिकली जब एक मैनेजर है उसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट फंक्शंस है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब मैनेजर के पास मान लो एक सिचुएशन ऐसा आया कि वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सैलरीज नहीं मिल रही है। तो वो उसके पास दो ऑप्शन हैं, वो अपने वैल्यूज़ को अगर यूज़ करेगा तो वो दो काम कर सकता है, या तो उन वर्कर्स को बोलेगा कि आपको जो करना है करो, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको काम करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओ क्योंकि हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे या आपको उतनी सैलरी नहीं देंगे। ये एक काम कर सकता है। वो दूसरा वो ये कर सकता है कि वो सबका कंसर्न सुने और वो फिर ये डिसाइड करे कि सही, अगर उनका कंसर्न अगर सही है, वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो अगर सही है तो उनको वो करे, है ना, उनको सैलरी प्रोवाइड करे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर वो नहीं सही है तो उनको ये चीज़ समझाए कि अगर वो इतना ज़्यादा सैलरी सबको देगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दो काम वो कर सकता है। तो अब वो उस डिपेंड कैसे करता है उसके वैल्यूज़ के ऊपर। अगर उसका वैल्यू कहेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम उन लोगों को भगा देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भगा देगा। अगर उसके वैल्यूज़ कहेंगे कि नहीं ये गलत है, हम उनको समझेंगे, उनको समझाएंगे। तो यहाँ पे उसके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैनेजमेंट फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तीसरा है हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब मान लो कि कोई सबऑर्डिनेट है ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो पंक्चुअल हैं या टीम वर्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है उन लोगों में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको आप अप्रेज कर सकते हो, है ना, उनको आप रिवॉर्ड्स दे सकते हो, इस तरीके से वो मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। तो गुड वैल्यूज़ आपकी यही कहती हैं कि पंक्चुअल है अगर या टीम वर्क बहुत अच्छा है तो आप उनको अप्रेज करो, हमेशा उनको रिवॉर्ड्स दो, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करो ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के और अपने इंडिविजुअल ग्रोथ दोनों पे ही काम करें, ठीक है। और लास्ट है हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी भी तरीके का झगड़ा अगर हो रहा है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का झगड़ा हो रहा है तो वो आप अपने वैल्यूज़ से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे हैं ना तो आप उन लोगों को साथ में लेके चलोगे, आप उन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुनोगे, समझोगे और फिर डिसाइड करोगे आगे क्या करना है या उनको समझाओगे। अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो आप उनको लड़ाई झगड़ा करते रहने दोगे, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, लॉस में है। और ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सब तो छोड़ ही दो, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कितना ख़राब हो रहा है ये सारे लड़ाई झगड़ों की वजह से। अगर आपको ये सब चीज़ें मतलब नहीं है, अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे नहीं हैं, आपको नहीं होगा कोई मतलब। बट अगर आपके वैल्यूज़ हैं, आप हमेशा चाहोगे, अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे हैं तो आप हमेशा चाहोगे कि आपके कंपनी में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट ना हो। ओके, सो यही था हमारा टोटल 8 टॉपिक्स। आई गेस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर किसी भी डिफरेंट टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी कमेंट करना मुझे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।